Hello student, in this video we will discuss about the buffer solution. बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे बफर जोन बनाए जाते हैं, इसी तरह से एक तरह से बफर सॉल्यूशन भी होते हैं। आपने जैसे ये जनरली आप जानते हैं, यदि हम वाटर में क्या करें कि किसी एसिड को मिला दें तो इसका क्या होगा, जो पीएच वैल्यू होगी वह डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस। हाइड्रोजन आयन की क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ होगा पीएच वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, मतलब वो एसिडिक नेचर का होता जाएगा। कौन? वाटर। लेकिन यदि हम वाटर में वहीं पर क्या एक ऐड कर देते हैं, कोई स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर देते हैं तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, वाटर का इंक्रीज़ हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीजेस। हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे केस में जनरली क्या होता है, जब हम वाटर में एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट में भी मिलाते हैं उसका पीएच वैल्यू चेंज होता जाता है। तो ये जनरली तो क्वाइट ऑफन होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि ये लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी मतलब हमको ज़रूरत पड़ती है कि यदि स्मॉल अमाउंट में उसमें एसिड या बेस मिल भी जाए तो भी यदि पीएच वैल्यू ना मतलब उसका चेंज हो, ऐसे सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ब्लड है, यूरिन है, आपने देखा होगा ब्लड या यूरिन में हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, कभी एसिडिक हो सकता है, कभी वह बेसिक हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर वह एसिडिक भी है, बेसिक भी है, फिर भी हमारे ब्लड का या हमारे यूरिन का जो पीएच वैल्यू है वो लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू पर ही रहता है यदि हमने स्मॉल अमाउंट में लिया है। हाँ, यदि हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कोई एसिडिक या बेसिक चीज़ें खा रहे हैं तो निश्चित है कि हमारे ब्लड का, यूरिन का पीएच भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ब्लड यदि हम देखें स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड या बेस मिलाया तब भी पीएच चेंज नहीं होता है। ऐसे और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं जहाँ पर केमिकल हो या बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पर पीएच को एक पर्टिकुलर जो है वैल्यू पर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ऐसे सॉल्यूशन को, मतलब वो सॉल्यूशंस जो एसिड या बेस मिलाने पर अपना पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देते हैं या जिनका फिक्स रहता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंजेस इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच वैल्यू ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। सॉल्यूशन मतलब जो रेसिस्ट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज होने में या पीएच वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस आर नोन एज बफर सॉल्यूशन। जैसे आपने अभी मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बफर सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का नेचुरल बफर सॉल्यूशन है और ये नेचुरल बफर सॉल्यूशन यदि हम पीएच वैल्यू देखें तो ये लगभग मेंटेन करता है कितने पर, ये जो इसका कांस्टेंट है 7.3.5, ये 7.35 पर अपना कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करता है ऑन दी एडिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स वी टेक। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कई वैरायटी के फूड्स खाते हैं फिर भी हमारे ब्लड का पीएच लगभग कांस्टेंट बना रहता है। और यदि ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में मेल फंक्शनिंग हो रही है। अब हम कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम से भी हमें गुजरना पड़ सकता है। जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं, अभी देखिए इसका 7.35 है, तो ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वे कहलाते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन और जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होगा वो कहलाते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन फर्स्ट टाइप है इसका। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, जनरली वो बनाए जाते हैं किसके द्वारा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक एसिड और उसी एसिड का जो सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ,
उन दोनों के यदि हम इक्विमोलर यदि क्वांटिटी ले लेते हैं, उसका मिक्सचर बना लेते हैं, तो ऐसा जो है सॉल्यूशन क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक हम वीक एसिड और इनका पीएच वैल्यू दे, मतलब जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है दे मेंटेन देयर पीएच वैल्यू लेस देन 7, ये 7 से कम होगा ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यदि हमने उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस यदि मिक्स भी कर दिया तब भी इनका पीएच वैल्यू 7 से कम ही रहेगा। हाँ, यदि लार्ज क्वांटिटी में रखेंगे तब तो निश्चित है कि यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक हमने वीक एसिड ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, इसी का हम यदि क्या करें एक साल्ट ले लें जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो एसिड यहाँ देख सकते इस तरह से ये बना लेगा CH3COOH प्लस NaOH, इन दोनों से बना हुआ साल्ट क्या कहलाएगा, सोडियम एसीटेट। तो ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, इससे बना हुआ सॉल्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट। तो इन दोनों की हम इक्विमोलर क्वांटिटी लेंगे, एक तो वीक एसिड, दूसरा इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट बना हुआ है। तो इसका जो मिक्सचर होगा ये मिक्सचर ही किसकी तरह बिहेव करता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाता है। तो ये जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है इसका पीएच यदि आप देखेंगे तो 4.74 पर ये मेंटेन करता है अपना पीएच, 4.74 इन दोनों का मिक्सचर। मीन्स अब इसके मिक्सचर में यदि हम फर्दर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस यदि मिक्स भी कर देते हैं तब भी क्या होता है, पीएच वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है। अब कैसे कांस्टेंट बनती है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट होता है, आगे पढ़ेंगे। यदि हम CH3COOH ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन वो किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, CH3COO नेगेटिव आयन और हाइड्रोजन आयन। वहीं पर यदि हम क्या लेते हैं CH3COONA, ये भी तो डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, किसके रूप में, CH3COO नेगेटिव आयन सोडियम आयन। अभी तो रिएक्शन कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाएंगे तो अभी पीएच वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, निश्चित है। अब हमने लेकिन यदि एसिड मिलाया तो पीएच वैल्यू और क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए इसका पीएच वैल्यू। लेकिन ये कम नहीं होता है, फिर भी पीएच कांस्टेंट ही बना रहता है। कैसे, अभी हम जैसे यदि एसिड मिलाते हैं, एसिड मिलाने का मतलब है कि हमने क्या मिला दिया है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि यदि हम क्या करते हैं प्रोडक्ट साइड में यदि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर तो दोनों जगह पर देखा जाए तो एसीटेट आयन तो काफ़ी ज़्यादा हैं और ये इसलिए ज़्यादा, अब ये वाला तो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल सिर्फ ये है। एक्स्ट्रा यदि हमने हाइड्रोजन आयन यदि क्या किए, मतलब एसिड को मिक्स किया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन और ये एसीटेट ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, तो जितना हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ये वाला मिलाएंगे वो तो फिर से रिवर्स होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3COOH। मीन्स यहाँ पर जो भी आप एसिड स्मॉल अमाउंट में यदि आपने H आयन यदि मिक्स भी कर दिए तो वो तो फिर से रिवर्स होकर के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बन रहे हैं। मतलब हम जिसकी संख्या बढ़ाना चाहते थे एसिड को मिक्स करके हाइड्रोजन आयन की, वो वैल्यू तो कांस्टेंट की कांस्टेंट रह जाती है। इसी कारण से इसका पीएच वैल्यू भी क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। यदि हमने बेस मिलाया तब क्या होगा, यदि इसके एसिड की जगह पर बेस मिलाया तब क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन थे यहाँ पर ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन क्या करेगा, OH के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाते जाएगा। NaOH फर्दर यहाँ पर CH3COOH से रिएक्शन करके CH3COO बना लेगा। तो इस तरह से ये तो बेस क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो भी एक्स्ट्रा मतलब हाइड्रोक्सिल होंगे ये भी कर सकते हैं, H आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लें, H+OH नेगेटिव टू फॉर्म वाटर। ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही रहेगा, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन करते जाते हैं। मीन्स यदि आप एसिड में भी यदि बेस भी मिला रहे हैं, जैसे हमने फर्दर उसमें NaOH और मिक्स कर दिया, तो होना ये चाहिए था कि हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बढ़ जाएगी, पीएच वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे केस में भी क्या होगा, ये जो OH आयन है
ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर के अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण से क्या होगा, एसिटिक एसिड जो अभी बस ये है कि कम आयोनाइज हो रहा था, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आयोनाइज होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जितने आयन यहाँ से ख़त्म होते जाएंगे OH आयन के द्वारा कंबाइन करके यहाँ पर वाटर बनाते जाएंगे, उतने हाइड्रोजन आयन ये और प्रोड्यूस कर देगा। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, H आयन की संख्या मेंटेन ही रहेगी। तो याद रहे, जब एसिड को मिलाएंगे तो जनरली क्या होता है, एसीटेट आयन इसमें से कंबाइन हो जाएगा किसके रूप में, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के रूप में। एसीटेट आयन की संख्या जैसे घटेगी ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल और आयोनाइज हो जाएंगे। बेस मिलाते हैं तो हाइड्रोजन के साथ जनरली कंबाइन हो जाता है और ये कंबाइन होकर के वाटर बना लेता है। ऐसे केस में उन हाइड्रोजन आयन को पूरा करने के लिए ये अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड फर्दर और क्या होगा, आयोनाइज होता जाता है, क्योंकि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पूरी तरह से तो आयोनाइज हुआ नहीं है अभी। तो इस तरह से इनका रिजर्व जो है एसिडिटी ये मेंटेन रहती है। तो द रिजर्व एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। ये किसकी वजह से हो रहा है, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की वजह से। ये ना हो यदि अनडिसोसिएटेड तो हम फर्दर इसके pH को मेंटेन करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, मतलब उसका हम वैल्यू कांस्टेंट करके नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड टाइप है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ और दे कंटेन्स इक्विमोलर क्वांटिटीज़ ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एक तो किससे मिलकर बने हैं, इक्वल अमाउंट में मिलाना है वीक बेस और इसका सॉल्ट लेना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, उसी बेस का सॉल्ट। क्यों उसी बेस का ले रहे हैं, ताकि कॉमन आयन हो जाए। कॉमन आयन होने की वजह से ही क्या होगा, उसका अपना pH वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। एंड जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है दे मेंटेन देयर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। ये 7 से ज़्यादा pH वैल्यू पर मेंटेन होते हैं, मतलब इनका वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने पर वो फिर भी अपना pH वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। तो जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें, एक वीक बेस ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये वीक बेस है, और इसी का सॉल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लीजिए कि HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, क्योंकि OH और HCl का H सॉल्ट बनाएंगे तो ये H और ये OH दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, वाटर, और अमोनियम बना लेगा अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सॉल्ट लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसका ये क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन। और इसका जो pH वैल्यू है वो लगभग 9.25 इतने लगभग ये मेंटेन करके रखता है। यदि इक्विमोलर लिया हुआ है तो इसका pH वैल्यू 9.25 पर मेंटेन रहेगा। और इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने पर भी क्या होगा, pH वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्रोलाइज होगा किसके रूप में, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, इसके रूप में डिसोसिएट हो गया। और यदि हमने अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है तो ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब यदि हम इसमें एसिड को मिक्स करेंगे, यदि हमने एसिड को मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, एसिड मतलब H आयन, तो H आयन और ये OH आयन दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। मतलब आपने जितना OH आयन जितना आप हाइड्रोजन आयन क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं। तो वाटर का तो pH न्यूट्रल होता है, वो तो 7 फिक्स होता है। उसके मतलब मिलाने से, वाटर के बनने से या वाटर के निकल जाने से, वाटर के ऐड करने से pH वैल्यू पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो OH आयन की संख्या कम हो जाएगी, तो इस OH आयन को पूरा करने के लिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर क्या होता है, डिसोसिएट होकर के और भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ था एसिड या बेस मिलाने से पहले। और यदि हमने बेस मिला दिया, बेस मतलब है कि OH आयन मिला दिए,
तो OH आयन मिलाने पर क्या होगा, यहाँ पर अमोनियम आयन है, दोनों जगह पर ही है, ये अमोनियम आयन क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते जाएगा। तो इस तरह से जितना भी आपने OH एक्स्ट्रा मिलाया, बेस एक्स्ट्रा मिलाया, वो बेस, ये बेस OH मिलाने पर भी इस OH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये जितना था उतना ही रहा। और ये वाला तो किस में कन्वर्ट हो रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ही कन्वर्ट होता जा रहा है। इस कारण से pH वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं जहाँ पर कॉमन आयन होने की वजह से वो अपने एक रिजर्व एसिडिटी या रिजर्व बेसिसिटी को मेंटेन करते हैं, और इस तरह के ही सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये एक निश्चित अमाउंट तक ही लेकर रेसिस्ट कर सकते हैं एसिड या बेस मिलाने पर। एक निश्चित लिमिट के बाद यदि हम उसमें एक्सेस अमाउंट में क्या कर देते हैं और मिक्स करते हैं एसिड या बेस को, तब फिर उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह अपना pH वैल्यू को कांस्टेंट रख सकें, तो उसमें फिर चेंजेस आ जाते हैं। बफर एक्शन, बफर एक्शन मतलब उसकी एबिलिटी है किसी भी बफर सॉल्यूशन की कि वो कब तक अपने pH को मेंटेन कर सकता है कोई एसिड या बेस मिलाने पर, वो उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, बफर एक्शन बोलते हैं। बफर एक्शन मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट द चेंजेस इन pH वैल्यू ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और ए बेस। कोई एसिड या बेस मिलाने पर कोई सॉल्यूशन कब तक, उसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि अपने pH को मेंटेन कर सकता है या हाइड्रोजन आयन को चेंज नहीं होने देता है, वो एबिलिटी उसके बफर एक्शन कहलाती है। और जैसे अभी आपने एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि बफर एक्शन मीन्स जो रिजर्व बेसिसिटी है या रिजर्व एसिडिटी है वो किसकी वजह से होती है, कॉमन आयन और एक अनडिसोसिएटेड जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ जो रिजर्व बेसिसिटी है सॉल्यूशन की वो किसकी वजह से थी, अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। और वहीं जो रिजर्व एसिडिटी थी वो थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन की वजह से थी। तो ये था बफर सॉल्यूशन एंड इसके टाइप्स, एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। और इसमें एक इक्वेशन भी होता है कि कितना pH होगा, इसमें हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन, पर ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो पहले तो जैसे व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जनरली क्या है, नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक जो फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लें या फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मान लीजिए आपने 100 ml लिया, तो 100 ml में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी मतलब या ये बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक्चुअल मतलब और अब सॉल्यूशन जो सॉल्यूट की डिज़ोल्व होने की क्षमता होती है वह घट जाती है, मतलब फर्दर और हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व उसमें नहीं कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाए वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब आपने देखा होगा जैसे सॉल्ट ले लें, कुछ सॉल्ट हैं, एक तो NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मैक्सिमम बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है सोडियम क्लोराइड और इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन यदि हम वहीं पर ये कैल्शियम कार्बोनेट चॉक लेते हैं तो चॉक को देखते हैं, ये भी एक तरह का सॉल्ट है, इसको वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, सॉल्युबिलिटी जो है लगभग इनसॉल्युबल ही पाया जाता है। तो एक तो आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्युबल होते हैं, मतलब उनकी देखी जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दोज आयनिक सॉलिड्स इन वाटर इज़ वेरी हाई, while some ionic compounds are also insoluble in nature, means because they have very little solubility, उनकी बहुत कम ही और लगभग नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी पाई जाती है, ऐसे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल भी कहलाते हैं। तो दोनों तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी पाए जाते हैं। लेकिन अब कौन कब सॉल्युबल होता है उसके देखिए, तो सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन एक तो लैटिस एंथैल्पी इस पर डिपेंड होती है, एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी।
इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। तो लैटिस और सॉल्वेशन इंथैल्पी, इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड कोई सॉल्युबल है या नहीं है। तो लैटिस इंथैल्पी किसे बोलते हैं? जैसे आप जानते हैं, जब हम 1 मोल ऑफ सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं उसके आयंस में, उसमें जो भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू देयर आयंस इज नोन एज लैटिस इंथैल्पी। उसे हम लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। मतलब हमें 1 मोल सॉलिड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लग रही है उसके आयंस में कन्वर्ट करने में, तो वो एनर्जी कहलाएगी। जैसे हमने 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड ले लिया, ये सॉलिड है, और इससे हमने कन्वर्ट कर दिया सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इसमें जो भी आपको एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? लैटिस इंथैल्पी कहलाएगी। और सॉल्वेशन इंथैल्पी क्या होता है? जब कोई आयनिक कंपाउंड ये वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है, तो वाटर के साथ इंटरेक्ट होने में किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्यूशन, प्लस एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? लिबरेट हो सकती है। वही जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ आयनिक सॉलिड के इंट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन इंथैल्पी। अब यदि सॉल्वेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी तभी तो ये क्या करेगा? सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर पाएगा? आयंस में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उस मॉलिक्यूल की सॉल्वेशन इंथैल्पी कम है और लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है तो वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि लैटिस इंथैल्पी कम है और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, तो निश्चित है कि इनको बहुत जल्दी वो एनर्जी मिल जाएगी और वो ईजिली किस में ब्रेक हो जाएंगे? आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो द कंपाउंड्स आर सॉल्युबल whose lattice enthalpy smaller than या lesser than solvation enthalpy। जिस कंपाउंड की लैटिस इंथैल्पी कम होती है, सॉल्वेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है, वो कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, वे आसानी से क्या हो जाते हैं? उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। और तो ये तो हुआ सॉल्युबिलिटी, मतलब इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, मतलब ना तो वो इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आते हैं और ना ही मतलब वो सॉल्युबल, इन दोनों के बीच की उनमें सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड जैसे लेड क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, दे आर कॉल्ड स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल और होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये उसके लिए जैसे जब हम पोलर कंपाउंड लेते हैं तो जनरली वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को भी हम अप्लाई कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, लाइक डिज़ोल्व लाइक होता है। लेकिन अब यदि वो सॉल्व, जैसे पत्थर है, पत्थर भी एक तरह से आयनिक कंपाउंड है, और शुगर जबकि क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर है, लेकिन शुगर फिर भी डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। और वहीं जो आयनिक कंपाउंड एक तरह से पत्थर है, स्टोन है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो अब डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहा पत्थर? इसका मतलब है कि उसकी जो लैटिस इंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है उसके सॉल्वेशन इंथैल्पी से, इसलिए कोई भी लैटिस मतलब जो है सेपरेट नहीं होना चाहता, उसमें से कोई आयन सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी अभी हमें देखना है किसका? स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट का, क्योंकि जो एक तो होते हैं सॉल्युबल कंपाउंड जिनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग वो 0.1 से ज़्यादा होती है, और वहीं इनसॉल्युबल होते हैं वो लेस देन 0.01 से भी कम होता है, और इसके बीच में जो है वो पाई जाती है स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स की। तो एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, लेकिन उसमें हमें सबसे पहले तो स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट जानना जरूरी है। तो ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड्स विच आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में,
आर कॉल्ड स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब एक तो इनसॉल्युबल हैं जिनकी मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं पाई जाती है, जो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनसे यदि थोड़ी सी ज़्यादा यदि हम देख लें तो वही क्या कहलाते हैं, स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्रोमेट, जिरकोनियम फॉस्फेट, lead iodide etc. there are different मतलब sparingly soluble salt whose solubility is very slightly, मतलब बहुत ही they are very slightly soluble in water, बहुत ही कम soluble होते हैं, बहुत ही they have very little solubility। अब इसमें हम जनरली KSP फाइंड करते हैं। तो KSP जैसे आपने ये देखा होगा कि जैसे ये डिज़ोल्व होते हैं, ये डिज़ोल्व हो स्मॉल अमाउंट में ही इनका क्या होता है, रिएक्टेंट सिर्फ आयंस में कन्वर्ट हो पाता है, डिसोसिएट हो पाते हैं और इसके बाद फिर ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे AgCl यदि आप एग्जाम्पल लें, आपने इसको जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, Ag आयन प्लस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा और एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपने कितना लिया, मान के चलिए कि 100 ग्राम तो ले लिया AgCl, अब इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करना चाहते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी वाटर लिया हुआ है, 1 लीटर में मान के चलें तो वहाँ पर सिल्वर और क्लोराइड आयन बनेंगे। लेकिन ये आफ्टर फॉर्मेशन, आयंस फॉर्मेशन के बाद भी लगभग वैल्यू इसकी 100 ग्राम ही रहेगी, क्योंकि इसमें से ऐसा हो सकता है कि 0.001 ग्राम ही क्या हो, डिसोसिएट हो ये सिल्वर क्लोराइड, बाकी इनसॉल्युबल फॉर्म में ही रहे, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रह जाए। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमने कंसंट्रेशन इनिशियली लिया था स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट का, वो डिज़ोल्व होने के बाद भी लगभग क्या बचाएगा, सेम ही रहेगा। मतलब इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स इसका कंसंट्रेशन तो क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई एक। तो अभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, और ये एक्चुअल में सॉलिड है तो सॉलिड वैसे भी, और टोटल इस कंसंट्रेशन में कोई चेंज भी नहीं आया है, तो हम कितना लेंगे यहाँ पर, उसको कांस्टेंट ही कर लेते हैं। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और ये वैल्यू K इंटू कांस्टेंट, ये वैल्यू तो कांस्टेंट ले लिया है, इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो K इंटू कांस्टेंट, इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, KSP। तो KSP अभी देखिए यहाँ पर, मतलब यह है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये मैं जो टॉपिक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यहाँ से आया और यहाँ से आप उसको डिफाइन भी देखें कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों कारण हैं इसके, एक तो ये सॉलिड है तो वैसे भी हम कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, मतलब कांस्टेंट ले लेते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें से स्मॉल अमाउंट में ही डिसोसिएट होता है, ज्यों का त्यों बचा हुआ है, ये प्योर मतलब सॉलिड कंपाउंड ही रह गया, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा। हाउ कैन बी डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये सिर्फ किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये उनके प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का। तो उसमें जो भी हम यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, लेकिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेंगे, और जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ प्रोडक्ट आयंस का, उनके कंसंट्रेशन का, वही एक्चुअल में क्या है, KSP हो जाता है। तो इसको सिंपली हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, कभी कभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोलने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ये उसमें भी चलता है। अब इसको है कि डिफाइन कैसे किया जाए, तो KSP इज डिफाइंड एज, तो KSP इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस। किसका प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस, आयंस मीन्स प्रोडक्ट साइड में ही होंगे, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म
रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। आयंस में जो भी मतलब उनके नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस होंगे वो रेज्ड पावर के रूप में होंगे, मतलब जो रेज्ड पावर होगा इक्वल टू देयर कोफिशिएंट के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल AXBY, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और ये मान के चलें कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एटम्स हैं वो XA, और इसको ले लें कि ये पावर मान लीजिए कि M पॉजिटिव के इक्वल है, प्लस नंबर ऑफ B एटम्स YB इंटू N नेगेटिव। इस तरह से हमने मान लीजिए कि पावर ले लिया, तब KSP इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, A टू द पावर M पॉजिटिव इज इक्वल टू X। रेज्ड पावर के रूप में X जाएगा और ये BN नेगेटिव Y, तो इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर क्या, KSP रेज्ड पावर के रूप में। फॉर एग्जांपल जैसे यदि आप बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, इसको आपने डिज़ोल्व कर दिया तो Ba डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अभी KSP इज इक्वल टू यदि लिखना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, इसका तो मोल 1 है, क्लोराइड आयन इसमें कितने मोल्स हैं 2, तो 2 मोल्स जो है वो किसके रूप में हो जाएंगे, रेज्ड पावर के रूप में चले जाएंगे। तो ऐसे हम इसमें KSP फाइंड कर सकते हैं और इसके द्वारा सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी S, सॉल्युबिलिटी को हम S के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं KSP को जान करके। यदि हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम स्पैरेजली सॉल्युबल साल्ट की ये बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। और इसके लिए हमें जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के ही करते हैं, जिरकोनियम फॉस्फेट है J3PO4 का होल ट्वाइस, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, किसका फॉर्मेशन होगा, 3Zr आयन से। टू प्लस फॉस्फेट आयन PO4 ट्राई नेगेटिव, Zr3 सॉरी PO4 ये आ जाएगा, तो ये 4 और ये हो जाएगा 4 चार बार, हाँ इक्वल हो गया। तो जिरकोनियम फॉस्फेट Zr3PO4 का होल 4 है, 3Zr4 पॉजिटिव आयन प्लस 4 है फॉस्फेट आयन। तो अभी यहाँ पर देखिए 1 मोल से कितने मोल जिरकोनियम मिल रहा है, 3 मोल्स, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3S। और यहाँ पर कितने मोल्स हमें मिल रहे हैं, ये 4, तो ये हो जाएगी सॉल्युबिलिटी इसकी 4S के इक्वल। अभी हम मतलब ये कंसंट्रेशन ही है, KSP निकालेंगे, KSP इज इक्वल टू जिरकोनियम 4 पॉजिटिव टू दी पावर 3 और फॉस्फेट टू दी पावर 4, ये हो गया। अभी यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख दें। KSP यदि आपको मालूम होगा तो जिरकोनियम की जगह पर कितना रखेंगे, 3S, और पावर कितना है यहाँ पर 3, फॉस्फेट में कितना है इसका 4 है तो 4S हो जाएगी, ये सॉल्युबिलिटी 4S टू दी पावर 4। 3S का क्यूब मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27S क्यूब, और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, तो ये हो जाएगा 256 S टू दी पावर 4। ओवरऑल हो जाएगा ये 6912 S टू दी पावर, अब 4 है और 3 है, दोनों प्लस हो जाएंगी 7, तो 6912 इंटू S टू दी पावर 7, ये S अभी हमें फाइंड करना है S, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा KSP अपॉन 6912, और इसका यदि हम स्क्वायर रूट ले लें या इसका स्क्वायर पावर कर दें तो हम यहाँ पर 1/7 लेंगे,
इस तरह से निकाल करके उसमें S की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से S यदि आपने कैलकुलेट कर लिया मीन्स आप उसकी सॉल्युबिलिटी पता लगा लेंगे कितनी, और सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होगी वह मोल पर लीटर ही होगी। अब एक क्वेश्चन देखें आगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर। एक कंपाउंड है A2X3 प्योर वाटर में, उसकी हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट नाइदर टाइप ऑफ आयन रिएक्ट्स विद वाटर, इसमें किसी भी प्रकार का आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, और द KSP ऑफ A2X3 इज 1.1 इंटू 10⁻⁻23, ये वैल्यू हमको दी गई है। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हमें सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा A2X3 के साथ। इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, 2 फॉर्म, कितने एटम हैं, A के 2 है, तो 2A⁻³ आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम है X के, और ये हो जाएगा 3X डाई नेगेटिव। तो इससे दोनों के बैलेंस हो जाएंगे चार्ज, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा, तो 3X डाई नेगेटिव। अब इसमें हम सॉल्युबिलिटी ले लें तो 2A, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2S, और ये है 3X, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3S। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ले लिया 2S, और इसका कंसंट्रेशन हो गया 3S। यही वैल्यू हमें वहाँ पर कंसंट्रेशन में रख देनी है इसकी जगह पर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A ट्राइपॉजिटिव इज इक्वल टू 2S, और X डाई नेगेटिव इसका हो गया 3S। अब KSP लिख देंगे, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A ट्राइपॉजिटिव इक्वल टू 2 X डाई नेगेटिव टू दी पावर 3। A2X3 तो कांस्टेंट ही रहेगा, तभी तो ये KSP लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, A ट्राइपॉजिटिव की वैल्यू थी 2S टू दी पावर 2, और ये था 3S टू दी पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, और साथ में यहाँ पर KSP की वैल्यू रख लेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻23। तो 2S का स्क्वायर और 3S का क्यूब, ये टोटल हो जाएगा 108। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 108 S टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23। इसको सॉल्व कर लीजिए, S इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 108 टू दी पावर 1/5। क्योंकि S टू दी पावर 5 है, तो वहाँ पर भी हमें पावर 1/5 लेना पड़ेगा, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी है तो मोल पर लीटर मीन्स एक तरह से मोलैरिटी ही होती है, ये मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को भी। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना आसान है इसके द्वारा, यदि आपको KSP की वैल्यू मालूम है तब। तो एक और इसका KSP से हम फाइंड कर सकते हैं, KSP हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन इन रिएक्शन। जैसे हम कोई जब दो कंपाउंड आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पर आप कभी कभी क्या होता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं होगा, इट आल्सो डिपेंड ऑन द KSP। ये भी KSP पर डिपेंड करता है और उसके आयनिक प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये इसके KSP से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। उसी अकॉर्डिंग यहाँ डिटरमाइन कर लेते हैं कि रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो यदि इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन KSP, यदि हम उसके आयंस का प्रोडक्ट निकालते हैं जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा, यदि उसके KSP से वह ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स। एंड इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज़ लेसर देन KSP, नो प्रेसिपिटेशन अकर्स, तब कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है।
तो इस तरह से हम इसको हेल्प मिलती है, हमें प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा ये फाइंड करने में भी हेल्प मिलती है। किससे? KSP से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से। तो आज हमने पढ़ा इसमें जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।